नमस्कार दोस्तों, LEC के एक और नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ईरान इजराइल के बीच में जो जंग चलती जा रही है वो कितनी लंबी खिंच जाएगी, उस पर करंट अपडेट्स क्या है, क्या अब तक तमाम अपडेट्स निकल के आ चुके हैं, किस तरीके से ईरान क्या ये जंग जीत रहा है। आपने थंबनेल के अंदर भी देखा होगा कि क्या ईरान ये जंग जीत रहा है या फिर इजराइल हावी पड़ रहा है। उन सभी तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं कार्तिक, तो यही है कि मीडिया रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि ईरान सीज फायर करना चाहता है। बिल्कुल। तो ये क्या है कि ईरान एक तरफ तो हॉस्पिटल अटैक कर रहा है, एक तरफ उनकी स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग उड़ा रहा है, एक तरफ उनके ऊपर क्लस्टर बॉम्ब फेंक रहा है, लेकिन एक तरफ उसको मीडिया रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि सीज फायर कर रहा है। क्या ये इजराइल के इन्फॉर्मेटिव वॉरफेयर का पार्ट है कि इजराइल उन मीडिया रिपोर्ट्स को जबरदस्ती चलवा रहा है कि ईरान वो सीज फायर करना चाहता है, सीज फायर करना चाहता है, सीज फायर करना चाहता है, और ईरान के मन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं सीज फायर करने जैसा। देखो, इसके अंदर सबसे पहले तो आपने जिक्र किया है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर इसके अंदर इंक्लूडेड है। लेकिन अगर अपन एक और चीज़ को देखें जो अभी एक डेवलपमेंट निकल कर आई थी और एक और चीज़ निकल कर, तो ये चीज़ ये कह रही है कि ईरान सीजफायर करना चाहता ही नहीं है। ईरान अगर सीजफायर कर लेगा तो इसराइल को अब तक जो खर्चा आया है, इसराइल को जो अब तक नुकसान आया है, इसराइल उसकी भरपाई कर लेगा, इसराइल नई मिसाइल्स बना लेगा। अभी इसराइल ने ईरान की तेहरान की एयर स्पेस को स्टडी कर लिया है, उसके डिफेंस सिस्टम को स्टडी कर लिया है, तो हो सकता है वो और भी ज़्यादा खतरनाक मिसाइल्स बना ले और अन्य चीज़ें बना ले और इसराइल पहले से और ज़्यादा खतरनाक हो जाए अगर सीजफायर होता है तो। और सीजफायर के बाद अगर दोबारा जंग शुरू होती है तो इसराइल खतरनाक तरीके से एक और ताकतवर, एक और नई शक्ति के साथ निकल कर आए। तो ईरान ये ऐसा नहीं चाहता है, ईरान चाहता नहीं है कि सीजफायर हो। तो ईरान इस वजह से क्या कर रहा है, ईरान का क्या कर रहा है, धीरे धीरे अटैक्स कर रहा है। पहले कुछ स्लॉट्स भेज देता है मिसाइल के, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेता है, फिर अचानक से और भेज देता है, फिर अचानक से और भेज देता है। ईरान के माने तो ईरान का ये कहना है कि हमने इसराइल का डिफेंस सिस्टम वीक कर दिया है। जहां शुरुआत में इसराइल के डिफेंस सिस्टम की एफिशिएंसी 95% थी, वो अब घटकर 65% हो चुकी है। और उनका कहना है कि हमने टैक्टिक इस्तेमाल करी है, हमने एक टाइम के हिसाब से एक डिस्टेंस लेके, एक टाइम का गैप देके मिसाइलें छोड़ी हैं, जिसके कारण उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए, जैसे एरो 3 और आयरन डोम इस तरीके से, और थार्ड ये सब क्या है कंफ्यूज करें। ईरान ने यहाँ पर कंफ्यूजन वाला गेम खेला और टैक्टिक खेली, और इस वजह से देखने को मिलता है कि इसराइल की खूब सारी शहरी और रिहायशी इलाकों के अंदर भी मिसाइलें जाके गिरी, हॉस्पिटल्स भी टारगेट हुए और मोसाद का हेडक्वार्टर्स भी टारगेट हो गया। तो इस तरीके से ईरान ने इन टारगेट्स को अंजाम दिया। लेकिन अगर अपन आगे चलते हैं तो देखने को मिलता है कि किस तरीके से ईरान के अंदर जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको इसराइल लगातार टारगेट कर रहा है। इसराइल ने लोकेशन फाइंड कर रखी है, इसराइल मौका देखता है और उनको टारगेट कर देता है। अब टारगेट करने के बाद में इसराइल क्या करता है, खूब सारे न्यूक्लियर प्लांट टारगेट हो गए। अब तेहरान के अंदर सिचुएशन ये है कि तेहरान के अंदर एक कैओस सा मच रखा है, जनता तेहरान छोड़ के भी जाना चाहती है। इसराइलीज भी खूब सारे ऐसे हैं जो आर्मेनिया पहुंच चुके। हाल ही में अपनों को खबर आई थी कि आर्मेनिया के रास्ते से इंडियंस को इवैक्यूएट किया जा रहा है, इसलिए सारे के सारे इंडियंस जो कि ईरान के अंदर है वो आर्मेनिया की तरफ पहुँचे। आर्मेनिया नॉर्थ की तरफ है, ईरान से 400 किलोमीटर का 44 किलोमीटर से 44 किलोमीटर का बॉर्डर लगाता है, और उसके वहाँ तक पहुँचे तो वहाँ पे ईरानियंस भी पहुँच रहे हैं। तेहरान लगभग खाली होता जा रहा है, तेहरान के अंदर लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। अब इस विश्वास कम होता जा रहा है तो इसका फ़ायदा इजरायली फोर्सेज भी उठा रही हैं, और IDF जैसे कि इजरायली डिफेंस फोर्सेज जिस तरीके से ट्विटर पर एक्स पर बड़ी एक्टिव है, तो उन्होंने खूब सारी वीडियोज़ भी पोस्ट करी है। तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप वीडियो दिखाएं एक बार। For over 4 decades, the Iranian people have lived under fear, control, and repression. This is not just a story about a military force. This is a story about a people yearning for freedom, caught in the middle of a regime that fears the freedom of its own citizens more than any foreign threat. Founded after the 1979 revolution, the IRGC has evolved into a powerful terrorist institution that silences the struggling Iranian people, crushes any opposition, and exports terror beyond Iran's borders, all while claiming to defend Islamic values. In 2009, they shot protesters demanding fair elections. In 2019, they killed over 1,500 civilians in a matter of days during anti-government unrest. And in 2022, the world watched as 22-year-old Mahsa Amini died in the custody of Iran's so-called morality police, sparking a nationwide uprising. Students, women, journalists, Kurds, and Balochis have been and still are persecuted. Through surveillance, torture, executions, and exile, the IRGC has turned the country into a prison for its own people. तो आपने वो वीडियो देखी, इसके अंदर इजरायली फोर्सेस ये पोर्ट्रे करना चाहती हैं कि जो आयतुल्लाह अली खमेनी है वो एक बहुत गलत इंसान है,
ईरान के अंदर किस तरीके से उन्होंने कैओस मेंटेन कर रखा है, ईरान को एक गंदा स्टेट बना रखा है, तो ईरान की जनता को सामने आना चाहिए, ईरान की जनता को इससे बाहर निकलना चाहिए। तो एक तरीके से कैओस क्रिएट करना चाहते हैं और तेहरान के अंदर ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन अब मैंने बात की थी न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स की, तो इस बीच रशिया का भी एक दावा आ जाता है। रशिया कहता है कि ईरान के बुश शहर के अंदर एक बशर न्यूक्लियर प्लांट है ईरान के अंदर बशर न्यूक्लियर प्लांट है जिसको हम रशिया वाले डेवलप कर रहे हैं। अगर इजराइल इसको स्ट्राइक कर देता है तो चेर्नोबिल जैसा हादसा हो सकता है, जैसा चेर्नोबिल के अंदर हुआ था, यूक्रेन के अंदर चेर्नोबिल था जो उस समय यूएसएसआर का पार्ट था, और वहाँ पर एक चेर्नोबिल हादसा हो गया था, वहाँ पर रिएक्टर हो गया था, फट गया था, ब्लास्ट हो गया था, उसके बाद वो पूरे जो एरिया था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। आज भी यहाँ पर दिक्कतें आती है। तो रशिया का ऐसा कहना है कि यहाँ पर ये सिचुएशन हो जाती है तो चेर्नोबिल जैसी सिचुएशन हो जाएगी, आप यहाँ पर अटैक मत कीजिएगा। अब इसराइल के अटैक से सब डरे बैठे हैं, क्योंकि इसराइल कहाँ का अटैक कर रहा है, इसराइल न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स पर अटैक कर रहा है और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर रहा है, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर रहा है ईरान का, जिसके अंदर अब दिक्कत है चाबार पोर्ट को। अब इंडिया ने, जैसे कि अपनों को पता है कि वहाँ पे $550 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और 10 साल का एक एग्रीमेंट साइन कर रखा है कि भाई ईरान से और इंडिया से जो भी ट्रेड मेंटेन होगा या उस रास्ते से जो भी ट्रेड मेंटेन होगा, इंडिया उस पोर्ट को मेंटेन करेगा, चाबार पोर्ट बिल्कुल, और वहाँ से इंडिया को काफ़ी फायदा हो सकता है। तो देखने वाली बात यह है कि सवाल ये है कि इजराइल क्या चाबार पोर्ट का अटैक कर देगा? नहीं, क्यों? मेरे को ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जिस तरीके से जो अलाय और पार्टनरशिप हम इसराइल के साथ शेयर करते हैं वो चाबार पोर्ट उसका निशाना नहीं बनेगा। इसराइल का अगर कोई मेन निशाना है तो वो न्यूक्लियर फील्ड्स थी, वहाँ पर वो अटैक कर रहा है, और चाबार के ऊपर कोई मिलिट्री, ऐसा तो है नहीं कोई मिलिट्री कार्गो शिप आ रही है, कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो चाबार पे कोई अटैक नहीं होगा। और जैसा हमने रशिया वाला बात होता है तो शायद हो सकता है कि इसराइल रशिया वाली चीज़ को डॉज कर दे, या फिर वो इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएसए इतना ज़्यादा भारी हो जाए कि वो उस पर भी अटैक करते, उनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसराइल की कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ पर चेर्नोबिल हो या फिर कोई वहाँ पर और कोई बिल हो, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको वहाँ पर फाड़ना है वो बिल्कुल। अच्छा, उनका ये प्रॉपर्ली यही क्लियर मोटिव है। और ईरान भी जिस तरीके से इस वॉर को पोर्ट्रे आउट कर रहा है वो यही है कि आप क्लस्टर बॉम्ब फेंक रहे हो। क्लस्टर बॉम्ब क्या है कि भाई आप हवा में, मतलब वो बॉम्ब है, क्लस्टर बॉम्ब क्या होता है, एक मिसाइल होती है, मिसाइल के अंदर बहुत सारे बॉम्ब्स होते हैं, मतलब मान लो कि आप 50-60 उसके अंदर बॉम्ब्स होते हैं, 100 बॉम्ब्स होते हैं, तो मिसाइल एक हाइट पर जाती है, जैसे वो 5-7 किलोमीटर ऊपर गई, वहाँ पर जाकर मिसाइल फटती है, फिर वो बॉम्ब्स आके कोई रेडियस होता है 3 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का, वो रेडियस होता है, वहाँ पर जाकर वो बॉम्ब्स गिरना शुरू हो जाते हैं। ये सेम चीज़ अब ये क्लस्टर बॉम्ब जो है ईरान जो है इसराइल के ऊपर फेंक रहा है। क्लस्टर बॉम्ब के ऊपर एक 2008 में ट्रीटी हुई थी जहाँ पर आप ना क्लस्टर बॉम्ब को बना सकते हो, ना उसको स्टोर कर सकते हो, ना उसके ऊपर और कोई रिसर्च कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। अब उसमें एक एड ऑन पॉइंट ये है कि उसको ना इसराइल ने साइन कर रखा है, ना ईरान ने साइन कर रखा है, ना यूएसए ने साइन कर रखा है, ना चाइना ने साइन कर रखा है। अब आप सोचेंगे क्या इंडिया ने उस ट्रीटी को साइन कर रखा है क्या? ऐसा भी कुछ नहीं है, इंडिया ने भी उस ट्रीटी को साइन नहीं कर रखा, रशिया ने भी नहीं कर रखा। तो हम तो, हमारे पास खुद के पास क्लस्टर बॉम्ब है, यूएसए से हमने मंगा रखे हैं क्लस्टर बॉम्ब, हम खुद उस चीज़ को बना रहे हैं। तो ये वाली चीज़ भी एक है। दूसरी फिर ये एक और खबर आती है कि कतर के अंदर जो एयरबेस है यूएसए का, क्या नाम है उसका, अल उदेद के एयरबेस है, वो अल उदेद एयरबेस के अंदर भी पहले जो यूएसए के फाइटर प्लेन्स खड़े हुए थे वो गायब हो चुके हैं, वो पता नहीं कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आ चुके हैं, वो क्या सब चीज़ें हैं। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, देखना यही है कि अब होता क्या है। और इसी के साथ साथ अपडेट ये भी है कि अमेरिका ने कहा है कि हम 2 हफ्ते का इंतजार कर रहे हैं, 2 हफ्ते बाद हम बताएंगे कि हम इस वॉर के अंदर प्रॉपर तरीके से इंडल्ज होंगे या नहीं होंगे। तो 2 हफ्ते का टाइम है यहाँ पर। और इस बीच कल जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं काट्स करके, उन्होंने भी कहा था कि अयतोल्ला अली खमेनी द्वारा ये सब किया जा रहा है, इसके सबके जिम्मेदार अयतोल्ला अली खमेनी, उनको मर जाना चाहिए। ये उनके शब्द थे। काफ़ी समय बाद उन्होंने खुल के ये बात बोली, तो इसराइल भी खुल के ये बात बोल रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू की मैं भी एक रिपोर्ट सुन रहा था जिसके अंदर बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे थे कि अमेरिका वही करेगा जो अमेरिका को अच्छा लगता है और इसराइल वो करेगा जो इसराइल को अच्छा लगता है। तो एक तरीके से यहाँ पर कई चीज़ें देखने को मिलती है। और साथ साथ ये भी देखने को मिलता है कि अमेरिका ने यूरोप के अंदर खूब सारे अपने रिफ्यूलिंग फाइटर जेट्स खड़े कर दिए हैं, जो फाइटर क्राफ्ट एयरक्राफ्ट होते हैं जो रिफ्यूल करते हैं फाइटर जेट्स को, उनको यूरोप के अंदर कई बेसिस पे खड़े कर दिए हैं। और पाकिस्तान के साथ किस तरीके से कनेक्शन कल लंच के अंदर बुलाया आसिम मुनीर को, ये इसीलिए तो बुलाया कि मतलब हिंदुस्तानी थोड़े दुखी हो रहे थे। हिंदुस्तानी से ज़्यादा दुखी तो ईरान वाले हैं कि जहाँ पर ईरान के मिलिट्री ऑफिसर स्पीच में कह रहे हैं कि भाई अगर कल को इजराइल हमारे पे न्यूक्लियर वेपन छोड़ देता है तो पाकिस्तान हमारे लिए न्यूक्लियर वेपन छोड़ेगा। बाद में पाकिस्तान की डिप्यूटी पीएम जाके पार्लियामेंट में मना कर देते हैं कि ये सब बकैती, हम इस चीज़ पर नहीं मानते हैं। फिर बाद में ही कुछ दिनों बाद क्या होता है, पाकिस्तान के सबसे सुप्रीम लीडर एट प्रेजेंट आसिम मुनीर वो जाता है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच कर आ जाता है। तो और वहाँ पर हिंदुस्तानी दुखी हो रहे हैं, हिंदुस्तानियों से ज़्यादा दुखी तो वहाँ पर ईरान वाले लोग हैं। और अगर सबसे ज़्यादा कोई खुश है तो वो इसराइल वाले हैं, जहाँ पर पाकिस्तान जो इसराइल को स्टेट नहीं मानता, कंट्री नहीं मानता, कुछ नहीं मानता। उसके बाद क्या सब चीज़ें चल रही हैं, कुछ नहीं। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा क्लियर आउट पॉइंट है कि आप इस चीज़ को इसी तरीके से देखिए कि ये वॉर अभी थोड़े दिन चलेगी। बहुत मुश्किल है सीज फायर होना, जैसे कार्तिक ने स्टार्टिंग में बताया कि अगर सीज फायर हो जाता है तो इसराइल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ईरान इस चीज़ को जानता है
और अयतुल्ला खमीनी हैं बुजुर्ग आदमी, उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब बात ईगो पर आ जाती है ना, लीडर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कनाडा देख लीजिए, कनाडा बिगेस्ट एग्जांपल है एट प्रेजेंट, अगर करंट सिनारी में जियो पॉलिटिक्स में देखिए। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के रिलेशंस लगभग आजू बाजू वाली कंट्री से ख़राब, बदतर कर दिए थे, बेकार कर दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप से बेकार कर दिए, इंडिया से बेकार कर दिए, चाइना से बेकार कर दिए थे। लेकिन अभी G20 मीटिंग के अंदर जो अभी रिसेंटली नए PM बने, क्या नाम उनका, मार्क कार्नी जो है, मार्क कार्नी ने किस तरीके से डेवलप करा। तो लीडर बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी शेयर आउट करता है। बेंजामिन नेतन्याहू इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में आगे बढ़ रहे हैं कि भाई बेटे की शादी पोस्टपोन कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, घर में कलेश, ये वो। तो वो उसमें राजनीति खेल रहे हैं। अयतुल्ला खमीनी खुद का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं कि मैं इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बन जाऊँ, वो बन जाऊँ। कुछ नहीं है, बेसिक सा पॉइंट यही है कि ये प्रॉक्सी वॉर है। बिल्कुल, वॉर आज भी USA वर्सेस रशिया ही चल रही है और हमेशा वही चलती है। वो दोनों देश कभी भी आपस में लड़ ही नहीं सकते, ना कोई लैंड शेयर है ना कोई चीज़ है। लड़ते हैं तो नेवी के एयरफोर्स के थ्रू लड़ेंगे, जिसमें USA बहुत आगे है रशिया से। USA के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर है, 72 एयरक्राफ्ट कैरियर, कुछ 30 आसपास कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके पास। रशिया के पास कितने हैं, 2 3 4 बस। तो वो चीज़ रशिया को बहुत चीज़ें पता है, तो वो फंड करते रहेंगे ईरान को कि भाई आप तो रुको मत, मिसाइल आ रही है, पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, इधर से USA से इसराइल के पास सब कुछ आ रहा है। तो ये चलती रहेगी। मिडिल ईस्ट क्राइसिस कभी कलयुग के अंत तक चलते ही रहेंगे। ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस कभी खत्म नहीं हो सकते जब तो USA है, क्योंकि USA की राजनीति टिकी ही इन सब चीज़ों पे है। जब भी कोई नया प्रेसिडेंट आता है वो मिडिल ईस्ट क्राइसिस के अंदर एक नया रुख लेकर ही आता है। हाँ बिल्कुल, उसमें कुछ वो नहीं है। और अभी भी देखना ही कि आगे होता क्या है। बाकी आप लोग ही क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में किस बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।